नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं आदरणीय राकेश पाठक सर। सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज 15 अगस्त है। इस पावन पर्व की जो स्वतंत्रता दिवस है उसकी सभी दर्शकों को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। निरंतर आगे बढ़ो, निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ो। लेकिन आज प्रधानमंत्री का 77 मिनट का भाषण ये कह रहा है कि अब वो थक चुके हैं। जवान लड़खड़ा रही थी और अब अंतिम में जो एक तानाशाह करता है वो उन्होंने ऐलान कर दिया। 2014 के बाद शिक्षा का विकास बढ़ा। जो 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह ने प्राइमरी स्कूल से लेकर इंटरमीडिएट जो कॉलेजेस, प्राइमरी स्कूल खोले, उसका बच्चा अब पढ़ लिख कर मैदान में आ चुका है। वो अब सवाल कर रहा है। तो उन्हें लगा कि अगर पढ़े लिखों को नहीं रोका तो हम सत्ता से बेदखल कर दिए जाएंगे। नक्सली के नाम पर हमने पहले कुछ पत्रकार जेल भेज दिए, जिनमें एक दो पत्रकार साथी जेल में ही दिवंगत हो गए, कुछ आज भी जेल में बंद हैं। फिर हिंदू मुसलमान के नाम पर कुछ पड़े हुए इंटेलेक्चुअल लोग जेल भेज दिए गए, जो आज तक जेल में बंद हैं। अभी नोएडा मजदूरों के आंदोलन को लेकर 2-3 साथी जेल भेज दिए गए। ये सिस्टमेटिक चला, धीरे 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 सने सने चला। अब इन्हें कैसे रोका जाए? जंतर मंतर पर जो सैलाब उमड़ा वो सब पढ़े लिखों का था, और उस सैलाब ने एक ऐसी चिंगारी छोड़ दी है, एक ऐसे ज्वालामुखी का विस्फोट कर दिया है जो भारतीय जनता पार्टी अब रोक नहीं पाए। और इसी वजह से वो अब दिमागी नक्सली पर हमला करने जा रहे हैं। आप रोज देख रहे हैं, एक वीडियो आ जाता है। पहले आया, बच्चों ने रोड को लेकर मांग की फतेहपुर में उत्तर प्रदेश से, सूरत उत्तर प्रदेश से हुई, फिर हमीरपुर में हुई, फिर कन्नौज में हुई, फिर कल मंत्री की गाड़ी रोक ली जूनियर हाई स्कूल के बच्चों ने। इनका कैसे दिमागी नक्सल कर पाओगे? इनको कैसे बदल पाओगे? मैं इस पूरे बात को समझना चाहता हूं सर से कि ये जो दिमागी नक्सली ये शब्द कहां से लाए? क्या पढ़े लिखे लोग नक्सली होते हैं और आपके इधर जो काम करें, आपके लिए जो पोस्ट करें, जो आपके लेकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तस्वीर शेयर करे, वो दिमागी नक्सली नहीं है? देखिए, आज के प्रधानमंत्री के भाषण की मीमांसा से पहले हमारे सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आजादी जिंदाबाद। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण, उनकी देह भाषा, उसे देखकर थोड़ी निराशा हुई। ये वो नरेंद्र मोदी नहीं है जो छाती ठोक कर एक अकेला सब पर भारी संसद में खड़े होकर कहा करते थे। ये वे नरेंद्र मोदी भी नहीं है जो लाल किले की प्राचीर से पाकिस्तान को मिटाने की बात करते थे, पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में मिलाने की बात करते थे, बहुत सारी ऐसी बातें करते थे जो उन पर शोभा देती थी, क्योंकि वो जुमलेबाजियां उन्हीं के लिए अच्छी हैं, उनके सिवा कोई और ऐसी बातें करे तो अच्छा नहीं लगता था। लेकिन आज का भाषण उनका जुमलेबाजियों से परे, जुमलेबाजियां थी, सरकारी आंकड़े थे, यद्यपि वे भी आंकड़े सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं। धरातल पर अगर आप उन्हें चेक करेंगे, फैक्ट चेक करेंगे, तो ज्यादातर आंकड़े गलत साबित होंगे। लेकिन आज के उनके 77 मिनट के भाषण की सबसे अहम बात जो थी वो थी दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल। उन्होंने जिस तरह उस बात को कहा, उसके पीछे जो मंशा छुपी हुई है, जो उनका मंतव्य है, वो डराने वाला है। वो एक तरह से धमकी थी पढ़े लिखे लोगों के लिए, जैन जी के लिए, अल्फा जैन के लिए, लेखकों, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों, हर उस तबके के लिए एक तरह से धमकी थी जो पढ़ लिख कर सवाल पूछता है, जो तर्क करता है,
जो अपने हकों की बात करता है, जो सरकार से सवाल पूछता है, ऐसे हर वर्ग के लिए उन्होंने दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया है। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले वे एक बार अर्बन नक्सल कह चुके। गृह मंत्रालय से किसी ने आरटीआई में पूछा था कि ये अर्बन नक्सल टुकड़े टुकड़े गैंग नाम के इकाइयां कहाँ हैं, कौन है, इनके बारे में बताएं। तो गृह मंत्रालय ने कहा कि इस नाम की कोई चीज नहीं होती। टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, गृह मंत्रालय कह चुका है। लेकिन प्रधानमंत्री अभी तो अर्बन नक्सल भी कह चुके हैं, कलम नक्सल कह चुके हैं। आप कल्पना करके देखिए, हमारे आपके हाथ में ये जो कलम होती है, जिनके हाथ में कलम है उन सबको वे कलम नक्सल कह चुके हैं। कलम तो विद्यार्थी के हाथ में भी होती है, पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं क्लास के बाद पेंसिल मिल जाती है, फिर पेन से लिखने लगते बच्चे। हम आगे बात करें, दर्शक हमारे उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं के तेवरों में सुन लें और फिर समझने की कोशिश करें कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या धमकी दी है, चेतावनी दी है या कोई सलाह है। ये समझने की कोशिश करते हैं। आइए नरेंद्र मोदी का भाषण सुनवा दीजिए। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, जी सर। देखिए, पहले तो उन्होंने ये कहा कि सत्ता में माओवादी सोच के लोग सत्ता के गलियारों में रहे, तमाम कमेटियों में रहे, सलाहकार के रूप में रहे। उन्होंने चिन्हित नहीं किया, या तो वे नाम लेकर बताएं। अब तो 12 साल से सत्ता में, कौन लोग थे माओवादी विचारधारा के जो सत्ता में थे? ऐसा कौन सा उन्होंने काम किया जो माओवादी विचारधारा से प्रभावित था? आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की इन 12.5 सालों में? और अब वे कह रहे हैं दिमागी नक्सलों को आइसोलेट करना है। तुलना किससे कर रहे हैं? हथियारी नक्सलों से, हथियार बंद नक्सलों से। नक्सलवादियों के खिलाफ आपने अभियान चलाया, उसमें कितनी सच्चाई है, कितने बेकसूर मारे गए, कितने सचमुच में नक्सली थे, इस पर बहस आगे हो सकती है। लेकिन उनकी तुलना जो सशस्त्र विद्रोह करने वाले, कानून को न मानने वाले नक्सली हैं, उनसे आप समाज के पढ़े लिखे लोगों की तुलना करेंगे, जो दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो विवेक के साथ प्रश्न करते हैं सरकार से, क्या आप उनकी तुलना उन लोगों से करेंगे जो बम बनाते हैं, हमले करते हैं, हत्याएं करते हैं, पुलिस के साथ मुठभेड़ करते हैं? और आइसोलेट कैसे करेंगे? अब हम उस धमकी की तरफ आते हैं। देखिए, जो मैंने शुरू में इशारा किया, प्रधानमंत्री जब कोई शब्द बोलते हैं, वे कोई विचार व्यक्त करते हैं, तो एक तरह से देश के मुखिया की रीति नीति का प्रकटीकरण होता है। देश का प्रधानमंत्री ये बता रहा होता है कि उसके मन में पढ़े लिखे लोगों, दिमाग का इस्तेमाल करने वाले लोगों के प्रति क्या भाव हैं और भविष्य की क्या योजना है उसकी।
वो उन्हें आइसोलेट करने के लिए क्या कर सकता है, किस सीमा तक जा सकता है, ये इशारा मात्र पर्याप्त होता है सरकारी एजेंसियों के लिए, पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए। आप यकीन मानिए आज सब तमाम संबंधित जिम्मेदार एजेंसियों ने इशारा समझ लिया होगा कि प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं। अब आने वाले दिनों में चाहे जेन जी हो, पत्रकार हो, लेखक हो, कवि हो, कोई भी ऐसा आंदोलनकारी वर्ग हो, समूह हो, समुदाय हो जो सरकार से असहमत हो, उस सबको भविष्य में मोदी की पुलिस और प्रशासन दिमागी नक्सल के रूप में चिन्हित करेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ ये जोड़ना चाहता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी ऐसा करने जा रहे हैं, उनकी सरकार ऐसा कोई अभियान चलाएगी, तो शायद नरेंद्र मोदी अपनी सत्ता के ताबूत में आखिरी कील ठुकवाने जा रहे हैं। हमने अब तक हर बार यह कहा कि एक कील ठुक गई, आखिरी कील कभी नहीं कहा। लेकिन अगर समाज के सभी पढ़े लिखे वर्गों, आपसे असहमत लोगों पर आप पुलिसिया जुल्म ढाएंगे, कानून का डंडा चलाएंगे, एजेंसियों की मदद से उन्हें चुप रहने के लिए मजबूर करेंगे, तो आप यकीन मानिए कि जैन जी से भी बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा उनके खिलाफ। अभी तो एक आंदोलन से नहीं निपट पाए हैं, उसकी आंच में अब तक झुलस रहे हैं। और अगर उन्होंने दिमागी नक्सल कहकर पढ़े लिखों के खिलाफ कुछ किया, तो आप यकीन मानिए नरेंद्र मोदी की सत्ता अपने आखिरी दिन गिन रही होगी। यद्यपि उल्टी गिनती तो शुरू हो ही गई है। इसलिए जयराम रमेश ने ट्वीट किया है, बहुत दिलचस्प ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि पहले अर्बन नक्सल का शब्द का प्रयोग किया था मोदी जी ने, अब उन्होंने दिमागी नक्सल कहा है। उन्होंने लिखा कि जाहिर है नरेंद्र मोदी एमए है, मास्टर एब्यूजर इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस। एब्यूजर माने दूसरों को प्रताड़ित करने वाले, दूसरों का दमन करने वाले। तो नरेंद्र मोदी एमए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस है, उसमें से भी मास्टर एब्यूजर हैं, दूसरे को प्रताड़ित करने वाले, यातना देने वाले। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के बाद पढ़े लिखे लोगों की भी शामत आने वाली है। अब मोदी सरकार का डंडा, उनका दमन चक्र अब दिमाग रखने वालों पर चलेगा। और जाहिर है उनके समर्थकों में खुशी की लहर होगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नरेंद्र मोदी के अंधभक्त जो हैं, उनके पास दिमाग नहीं है। वे अपने दिमाग का अगर है भी तो इस्तेमाल नहीं करते। तो जाहिर है जो बिना दिमाग के लोग हैं, उनकी नजर में दिमाग वाले लोग दिमागी नक्सल ही कहलाएंगे। जी शिव कुमार। समस्या ये नहीं है सर, समस्या ये है कि प्रधानमंत्री ने पिछली साल 1 घंटा 2 मिनट का भाषण दिया था। इस बार ये भाषण 77 मिनट पर सिमट गया। हालांकि इससे पहले भी वो 56 मिनट का भाषण दे चुके हैं, 62 मिनट का दे चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये सबसे छोटा भाषण, तीसरा सबसे छोटा है। लेकिन इस सब के बावजूद भी उन्होंने ये नहीं कहा कि सदन बाधित क्यों रहा। लाल किले की प्राचीर से उन्हें देश को संबोधित करके कम से कम यहां तो मौका मिल रहा था कि देश की जनता को बता देते कि हम संसद क्यों नहीं जा पाए, उन जैन जी को लेके बता देते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 1 करोड़ बच्चों को एआई से जोड़ेंगे। भाई आपने 2 करोड़ रोजगार में जोड़ने की बात की, उसका पहले तो बता दो उसका क्या हुआ है, फिर ये 1 करोड़ जोड़ना। पहले जो बातें कह चुके हो उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता। सर एक और उनकी वीडियो आ गई है जिसमें वो लड़खड़ा रहे हैं, कागज देख देख कर पढ़ रहे हैं। फिर उस वीडियो के बाद हम आपसे बातचीत करें तो मैं बेहतर समझूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो वीडियो दिखा दिया जाए। दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। समय हमारा है, मैं सभी देशवासियों को कहूंगा, समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए
सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को सामर्थ्य बनाए और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहे। आइए हर कदम को विकास का कदम बनाएं, कदम से कदम मिलाएं, मन से मन मिलाए, लक्ष्य से जुड़े रहे। एक दीप से जले दीप हजारों, आओ मिलकर विकसित भारत बनाए। इसी एक भावना के साथ इस मंगल पर्व पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। देखिए, आज मुझे ऐसा लग रहा है शायद आज टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था, आज वे लिखे हुए कागज पर आ गए, प्रिंट आउट पर, क्योंकि अभी ऐसी कोई तस्वीर आई नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर मेंशन करना है, माननीय मोदी जी ने जो कमर में 3 रंगों का एक रूमाल लगाया हुआ था, उसमें रंगों का क्रम उल्टा था। अगर आप गौर से दोबारा दिखा सकें तो देख लीजिए, सबसे पहले हरा लगा था, फिर सफेद, फिर केसरिया। होना चाहिए केसरिया सफेद हरा, गलत लगा हुआ उनके सभी देशवासियों से कहूंगा, उनकी समय जैकेट पर हमारा जो है। देखिए, जूम इन कर दीजिए जरा सा, सपनों को संकल्प, साफ दिखाई दे रहा है, हरा सफेद केसरिया। ये लापरवाही है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अब इस लड़खड़ाहट की हम बात करें, कागज में से देख देख कर बोल रहे थे, फिर भी कई शब्दों का उच्चारण सही नहीं था, वाक्य विन्यास गड़बड़ाया हुआ था। यद्यपि उनके भाषण में वो रिदम के लिए, तुकबंदी के लिए, अलंकार के लिए कई ऐसे मिलते जुलते शब्द या रिदमिक लाइनें ऐसी होती हैं कि एक लाइन दूसरी लाइन से सुर लय ताल मिलाते हुए दिखाई दे। हमने ये देख लीजिए, डिटेल कर दिया, देख लीजिए, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। ये उचित नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था प्रधानमंत्री कार्यालय के लोगों को और खुद माननीय प्रधानमंत्री को। उनके निवास से जब वे तैयार होकर निकले होंगे तो किसी की नजर पड़ना चाहिए थी। सर इसका जरा बता दीजिए कैसे सही क्या होता है। जाहिर है बच्चा बच्चा भी जानता है, केसरिया सफेद हरा, यहाँ पर तो सबसे ऊपर हरा है, फिर सफेद है, फिर केसरिया है सबसे नीचे। इसमें तो कोई संदेह नहीं ना, उल्टे क्रम में लगे हुए हैं। तिरंगा झंडा तो केसरिया सफेद हरा, अगर आप जेब में भी कोई लगा रहे हैं, रूमाल कोई लगा रहे हैं, तो उसमें भी सबसे पहले केसरिया आएगा, फिर सफेद, फिर हरा आएगा। इस क्रम में, उल्टे क्रम में तो झंडा आप नहीं देखेंगे ना, केसरिया सफेद हरा नीचे से ऊपर को। तो ये ठीक बात नहीं है, इससे बचना चाहिए था। फिर भी ये मान लेते हैं कि सहज भूल होगी, लेकिन हाँ, यही झंडा अगर कांग्रेस के किसी नेता की जैकेट पर उल्टा लगा होता तो फिर बवाल हो जाता। तो मोदी जी की जो बॉडी लैंग्वेज थी, आज लैंग्वेज जो थी, वो सब भी ये बता रही थी कि 12 सालों में वे सबसे निचले पायदान पर आज खड़े हुए हैं। आवाज में लड़खड़ाहट थी, वैसा जोश ओज नहीं था जैसा हमेशा रहता है। सबसे अहम बात, पाकिस्तान नहीं था, मुसलमान नहीं था भाषण में, कांग्रेस को कोसने वाली कोई बात नहीं थी। शायद एक नेहरू जी का एक जगह नाम लिया है कि नेहरू ने जो सपना देखा था वैसा भारत बनाना है, आश्चर्य की बात। लेकिन इस पूरे भाषण में, चलिए आंकड़ों की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण देना है। तमाम लोगों ने ट्वीट कर दिया, सागर का घोष ने लिखा है कि आज भी धोखा दे रहे हैं, 33% आरक्षण का तो विधेयक पहले ही पारित हो चुका है, दे दीजिए 543 में संसद में जो सीटें, उसमें से 33% आरक्षित कर दीजिए। तो आज भी इस मंच से झूठ बोल गए। बाकी के जो आंकड़े हैं, गरीबी रेखा से 25 करोड़ लोगों को निकाला है, वो भी गलत है। हर साल तो 5 किलो अनाज लेने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो ये गरीबी रेखा से नीचे निकलकर कहां चले गए लोग। विकसित भारत का सपना 2047 शुद्ध जुमलेबाजी। फिर भी आज के भाषण की इतनी महत्वपूर्ण उपलब्धि हम मान सकते हैं
कि आज के भाषण में हिंदू मुसलमान नहीं था, पाकिस्तान भी नहीं था, पर जो चीजें मिसिंग थी वो उससे भी महत्वपूर्ण है। युवाओं के लिए फ्री कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग, एआई में ट्रेनिंग, एआई में जॉब, ये सारी बातें की हैं। लेकिन पिछले महीनों से इस देश का युवा सड़कों पर है, इतना लंबा आंदोलन चला है। राम मंदिर की चोरी डकैती इतना बड़ा मुद्दा है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, अरुणाचल प्रदेश में चीन घुसा चला आ रहा है, और अब तो सबसे बड़ी बात यह है शिव कुमार जी, बहुत गंभीर विषय है, चीन ने तो 10 जनपद पर कब्जा कर रखा है। देश की राजधानी दिल्ली में 10 जनपद पर, 10 जनपद के भीतर चीनी फौज बैठी हुई है। ये गोपनीय जानकारी डॉक्टर निशिकांत दुबे के पास है। कल उन्होंने ट्वीट किया है कि 10 जनपद पर चीन का कब्जा है, चीन की सेना बैठी। और हमारे रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, विदेश मंत्री, हमारी सेनाएं, सीमा सुरक्षा बल, किसी को पता नहीं है कि चीन की फौज गलवान से या अरुणाचल प्रदेश से, सिक्किम से कहां से आ गई, पहिया पहिया चल के आई कि हवाई जहाज से आई कि किसी टेम्पो में छुपकर आई, और 10 जनपद पर जाकर उसने कब्जा कर लिया। ये जानकारी अकेले निशिकांत दुबे के पास है। तो उन्हें ट्वीट करने की बजाय रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को बताना चाहिए, और 10 जनपद पर जाकर सेना का सर्जिकल स्ट्राइक कर देना चाहिए। जाहिर है देश की राजधानी में कांग्रेस नेता, यूपीए की चेयरपर्सन रही सोनिया गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, वे भी अब मां के साथ ही रहते हैं, वहां अलग से आवास है भले ही उनका। उस घर में चीनी सेना का कब्जा है। धीरे से कान में जाकर बता देना था नरेंद्र मोदी को, ट्वीट करने की क्या जरूरत थी। और इससे अच्छा मौका क्या था? राहुल गांधी के घर में चीनी फौज बैठी है, देशद्रोह का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? पकड़ के राहुल गांधी को तिहाड़ भेज देना था। वरना तो ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, सबकी नाकामी है कि उनकी सरकार की नाक के नीचे प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, संसद, इस सबके 4 कदम दूरी पर चीन की फौज बैठी है और सरकार को पता ही नहीं। साजिशें रची जा रही वहां बैठकर। तो कहीं ऐसा तो नहीं निशिकांत दुबे ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को नकारा, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बता दिया हो? ऐसे में नरेंद्र मोदी का आज का ये भाषण उनकी सरकार और उनकी हताशा को बताने के लिए बहुत पर्याप्त है। जी। तो सर इस बार इस 77 मिनट में नेहरू का तो नाम एक बार आ गया, कांग्रेस का नहीं था, राहुल गांधी का नहीं था। राहुल गांधी ने उन पर बहुत कटाक्ष किए लेकिन आरोप कोई नहीं था। उन्होंने ये जरूर कहा कुछ नेताओं को, अपने नेताओं को ट्रेनिंग देनी चाहिए कि शब्द शैली। तो क्या सर भारतीय जनता पार्टी को नहीं देनी चाहिए? जो अभी निशिकांत दुबे के बारे में आप कह रहे थे, निशिकांत दुबे को तो कायदे में बीजेपी को जेल भेजना चाहिए। जो व्यक्ति संसद सदस्य होते हुए अगर ये कह रहा है तो वो सरकार की मखौल बना रहा है, वो मोदी को कमजोर बता रहा है, वो गृह मंत्री अमित शाह को कमजोर बता रहा है, वो रक्षा मंत्री का फेलियर बता रहा है। बिल्कुल अगर चीनी सेना आके बैठ गई है देश के अंदर, तो क्या धीरे धीरे ये कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश हम खो चुके हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? ये बातें कहीं इसमें छुपी हुई हैं। क्या सर निशिकांत को जेल नहीं जाना चाहिए? कायदे से तो अब तक निशिकांत दुबे को सांसदी से बर्खास्त करके जेल भेज देना चाहिए। और जहां तक सवाल नरेंद्र मोदी के कुछ नेताओं को आचार व्यवहार की ट्रेनिंग देने का प्रश्न है, सबसे पहले तो उस ट्रेनिंग में नरेंद्र मोदी जी को खुद शामिल होना पड़ेगा। उन्हें अपनी भाषा सुधारनी पड़ेगी। विदेश के प्रधानमंत्री होते हुए एक महिला के लिए जर्सी गाय शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पार्टी की विधवा कहते हैं, शूर्पणखा कहते हैं, एक दिवंगत महिला को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं। जब मुख्यमंत्री थे तब वे कांग्रेस पार्टी के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे, उनका एक वीडियो वायरल है। 125 साल की बुढ़िया कांग्रेस पार्टी के लिए कहते थे।
तो नरेंद्र मोदी से भी कोई पूछ सकता है कि 100 साल का बुढ़ऊ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना को भी 80 से अब तक जोड़ लीजिए कितने साल हो गए, तो उसके लिए भी कहा जा सकता है 45 साल का अधेड़। ऐसी भाषा का प्रयोग नरेंद्र मोदी करते रहे हैं, तो प्रशिक्षण की जरूरत तो सबसे पहले उन्हें है। फिर आएगी अमित शाह की बारी, फिर अनुराग ठाकुर, रमेश भिधुड़ी, गिरिराज सिंह, अमित शाह सदन में कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते रहे। तो संसदीय आचार व्यवहार में, सार्वजनिक व्यवहार में किसे क्या कहना है, उसका व्यवहार कैसा हो, इसकी अगर ट्रेनिंग दी जानी है तो सबसे पहले ट्रेनिंग नरेंद्र मोदी को लेना पड़ेगी, क्योंकि वे तो जानते ही नहीं है सार्वजनिक जीवन में कैसे बोलना चाहिए। वे तो अपने पद की गरिमा भी नहीं जानते। उनका एक वीडियो वायरल होता है, अभी कल फिर हो गया है, जिसमें वे हाथ का एक ऐसा आकार बना के दूसरे हाथ से ऐसे, मैं उसको यहाँ रिपीट भी नहीं करना चाहता स्क्रीन पर, कितना अश्लील इशारा था वो, कितना आपत्तिजनक, अशालीन, अभद्र। उसको ये पत्रकार नहीं देखते जो दिन भर कल से कूदे हुए मैदान में। नहीं देखेंगे। उनमें से किसी ने आज तक नरेंद्र मोदी की भाषा पर आपत्ति नहीं जताई। उनमें से आज तक किसी ने निशिकांत दुबे के ट्वीट्स पर कभी कोई टिप्पणी नहीं लिखी। तो उनसे उम्मीद करना बेईमानी है। लेकिन समाज अच्छी तरह समझ रहा है कि असली मुद्दे क्या हैं और मुद्दों से भटकाने के लिए क्या कर रहे हैं। और अब इसी भटकाव की तरफ ले जाने की कोशिश प्रधानमंत्री की ये धमकी है कि दिमागी नक्सलों को आइसोलेट करना है, उन्हें किनारे करना है। तो उसके लिए मोदी सरकार क्या करेगी ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एजेंसियों को इशारा आज हो गया है। बस सर एक छोटी सी, बहुत छोटी सी टिप्पणी एक दिमाग में आई, इसलिए अगर मोदी की भाषा पर रोक लगाई होती तो राहुल गांधी ये नहीं बोल पाते। राहुल गांधी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाते, डरते, भय होता। क्या सर इस बात को सहमत है कि नहीं? देखिए, शुरुआत तो नरेंद्र मोदी ने ही की है, उनकी पार्टी ने की है। भारत की राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में भाषा की, शब्दों की गरिमा को जितना नरेंद्र मोदी ने और उनकी पार्टी के नेताओं ने गिराया है, इतना तो इससे पहले आज तक किसी ने नहीं गिराया। तो अब ये कर्मा रिटर्न्स है, आपके कर्म हैं जो लौटकर आपके पास आ रहे हो। आपकी अपनी बनाई हुई दवा अब आप चखने को मजबूर हैं। इसके बावजूद हम सिर्फ तथ्यों के आधार पर ये याद दिलाना चाहते हैं कि राहुल गांधी ने आज तक कभी किसी महिला के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। और देखा जाए तो संदीप दीक्षित ने भी सीधे नाम लेकर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की थी। किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड नहीं कहा था। वो तो खुद नरेंद्र मोदी और उनकी ट्रोल आर्मी मेलोनी के साथ वीडियो की और फोटो की रेल बना बनाकर उनका क्या रिश्ता स्थापित कर रहे थे, देख लीजिए। खुद उन्होंने कहा था कि हम और आप इंस्टाग्राम की सबसे चर्चित जोड़ी हैं। अगर आप जोड़ी कह रही हैं तो कल को आपके ऊपर भी निशाना साधेंगे लोग। और यहां तो बीजेपी और मोदी के समर्थकों ने ही सबसे ज्यादा जॉर्जिया मेलोनी को लेकर मीम्स बनाए थे, पोस्टर बनाए थे। तब वे खुशी खुशी नाच गा रहे थे। उन्हें लग रहा था मानो मेलोनी कल ही लाल जोड़े में भारत आने वाली है। इसके बावजूद हम मानते हैं संदीप दीक्षित की टिप्पणी अवांछित थी, पर राहुल गांधी पर हमला क्यों होना चाहिए? उन्होंने तो एक शब्द नहीं बोला। इसके उलट उन्होंने तुरंत कहा संदीप दीक्षित के कहने पर, मैंने यहां तक कभी नहीं सोचा, मैं यहां तक नहीं सोच पाया हूं। यानी उन्होंने उस चीज को तुरंत अवॉइड कर दिया। मोदी जी ने क्या एक्शन लिया? आज भी, कल भी निशिकांत दुबे ने फिर से पंडित नेहरू की अपनी सगी बहन, अपनी भांजी, अपनी भतीजी, इन सब लोगों के साथ जो तस्वीरें हैं उन्हें शेयर करते हुए बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है। क्या मोदी जी नहीं जानते ये तस्वीरें नेहरू के अपने परिजनों की है? क्या आज तक नरेंद्र मोदी ने निशिकांत दुबे को रोका है किसी तरह की ऐसी हरकत पर?
इसलिए मेरा मानना यह है कि मोदी का भी समर्थन हासिल है इस अभद्रता, इस अश्लीलता को। जी चलिए सर, अब इस कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।